Hello everyone, welcome to Biophilic Bhavnapuri. So friends, we are talking about chapter number 15, that is Biodiversity and Conservation. तो 12th स्टैंडर्ड के इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी भी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलने वाली जो नंबर ऑफ स्पीशीज है या फिर कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी। इसके मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स भी बताए थे। ये भी बताया था कि जब एनिमल्स की बात करते हैं तो मोर देन 70% ऑफ टोटल इंसेक्टा यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं, राइट। और अब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब होता है भाई, देखो, जब नॉर्मली हम इक्वेटर के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जो सन है बहुत ज्यादा नजदीक है। द सन इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, जहां पर सन बहुत ही ज्यादा नजदीक होगा वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। लेकिन जब भी हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, जब भी हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर तो सर्दी होगी, वहां पर टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में लिखा हुआ है कि जो डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो चेंज होती रहती है, वो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अनइवन होती है, ठीक है। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी। प्लांट्स की बात कर लीजिए या एनिमल्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा आपको डाइवर्सिटी का। जब जनरली हम बात करते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, जो वैरायटी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी आपको यहाँ पर दी हुई हैं, विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। कौन सी है, ट्रॉपिक्स, लैटिट्यूडनल रेंज में 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। हालांकि पोलर रीजन के क्लोज की हम बात कर रहे हैं और अभी मैंने बताया था कि पोलर रीजन में डाइवर्सिटी कम होती है ना, लेकिन हम यहाँ पर एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, ये पोलर एरियाज हैं, लेकिन फिर भी इन पोलर एरियाज में कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज ज्यादा नंबर में भी हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए, कोलंबिया जो कि इक्वेटर के नजदीक है, वहां पर 1400 स्पीशीज मिलेंगी आपको बर्ड्स की। कितनी स्पीशीज हैं बर्ड्स की, 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, राइट। जबकि न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ में 105 स्पीशीज है। और जब हम और भी ज्यादा नजदीक जाएंगे पोलर रीजन के, तो वहां पर जो नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं वो और भी कम हो जाती हैं। सो हियर यू कैन सी ओनली 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड, राइट। बोला जाता है कि इंडिया में काफी ज्यादा एरिया है जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है, वहां पर लगभग 1200 स्पीशीज से भी ज्यादा, मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स लैटिट्यूड्स में मिलते हैं। फिर एक अंडरलाइन की हुई लाइन आप देख सकते हो, अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज अप टू 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region. Like एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है हमें, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। इसका मतलब ये है, मान लीजिए सेम ज्योग्राफिकल एरिया के दो फॉरेस्ट है, ठीक है। जितना एरिया पहले फॉरेस्ट का है उतना ही दूसरे फॉरेस्ट का, लेकिन
एक फॉरेस्ट इक्वेटर के नजदीक है जहां पर सन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन जो दूसरा फॉरेस्ट है वो टेम्परेट रीजन यानी कि जहां सर्दी होती है वहां पर प्रेजेंट होगा, है ना। तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि इक्वेटर के पास वाला जो फॉरेस्ट है वहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज लगभग 10 गुना ज्यादा हो सकती हैं। इट कुड बी अप टू 10 times as many species as found in temperate region। क्लियर हो गया। आगे देखिए, जो ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है विच इज इन साउथ अमेरिका, वहां पर बहुत ही ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी पूरे अर्थ की। कितनी स्पीशीज हो सकती हैं प्लांट्स की, कितनी हो सकती हैं एनिमल्स की, जस्ट देखिए यहाँ पर, लेट्स हैव अ लुक। 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, लगभग 40,000 से भी ज्यादा प्लांट्स की स्पीशीज आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिलेगी, राइट। 3,000 ऑफ फिशेस, 1,300 ऑफ बर्ड्स, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and of more than 1,25,000 invertebrates। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है हमारे अर्थ में काफी ज्यादा ग्रेट बायोडाइवर्सिटी को वो हार्बर करता है। तो यहाँ पर हमने कुछ आइडिया लिया है, लगभग 40,000 से ज्यादा प्लांट्स की स्पीशीज, 3,000 के आसपास फिशेस की, 427 मैमल्स, 427 बर्ड्स, सॉरी एम्फीबियंस। तो ये सब क्या है, ये उनकी स्पीशीज के नंबर है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली अगर स्पीशीज के नंबर याद नहीं होते हैं तो आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, राइट। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने एस्टिमेट क्या लगाया था कि जो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहां देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अभी भी काफी सारी ऐसी स्पीशीज है जिनको डिस्कवर नहीं किया गया है, राइट। साइंटिस्ट का ये मानना है कि आगे चलकर लगभग 2 मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट की डिस्कवर की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। और जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है देन टेम्परेट रीजन, तो ऐसा क्यों होता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहेगा आपसे? ये बोर्ड्स में पूछा जाता है 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज देन द टेम्परेट रीजन्स? तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहला रीजन आप देंगे, स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। भाई स्पेसिएशन का मतलब क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, राइट। और कभी भी स्पीशीज की फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही मिनट में कोई स्पीशीज बन जाए, नो, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन में समय लगता है, ठीक है। और टेम्परेट रीजन की तरह नहीं है जो ट्रॉपिकल एरिया है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल एरिया है दे हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसका मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो काफी लंबे समय से अनडिस्टर्ब रहे हैं या फिर अनडिस्टर्ब रहते हैं। तो ये रीजन होता है, ये कारण होता है कि यहाँ पर ज्यादा स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उनको स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए जो समय चाहिए है ना वो मिल जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे अब हम, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में? इसके दूसरे रीजन के बारे में। देखिए सेकेंड रीजन हमसे पूछा गया है इवोल्यूशनरी। ये तो हमने देख लिया कि भाई जो स्पीसिएशन है, स्पीशीज की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके लिए समय चाहिए, ठीक है। और जब स्पेसिएशन होगी तो इवोल्यूशन भी होगा। इवोल्यूशन क्या है भाई? इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल सीरीज ऑफ चेंजेस, तभी तो न्यू स्पीशीज बनेगी, तभी तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रीजन क्या है ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी होने का? तो सेकेंड रीजन ये है कि वहां पर जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर वो लेस सीजनल होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं, और अगर कोई चेंज आएंगे भी
तो वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो यही कारण है जिस वजह से न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन भी आसानी से हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं आती। ठीक है, और यही कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट करता है निशे स्पेशलाइजेशन के लिए, मतलब अलग अलग स्पीशीज को अपना एक खुद का जो लेवल है, ट्रॉपिक लेवल या हैबिटेट, उसको सेटल करने के लिए। ठीक है, एंड द थर्ड रीजन इज देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं भैया, इक्वेटर पे सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होती है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू सन, राइट। और क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा है, यही रीज़न है कि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब प्रोडक्टिविटी क्या था भैया, प्लांट्स का सनलाइट को कंज्यूम करके फूड की फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी एंड इसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसको डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट टाइम, है ना। अगर पर यूनिट टाइम नहीं भी लगाते हो तो रेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने 3 रीजंस यहाँ पर पढ़े हैं जिस वजह से हमने देखा था कि भाई जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है टेम्परेट रीजन से। तो चलिए अब हम बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर कोई इकोलॉजिस्ट होते हैं, जब वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में एक्सप्लोर करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग स्पीशीज को, तो उनको क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है ये किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया था अलग अलग एरिया को, उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सो हियर यू कैन सी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे एंड ये एक ज्योग्राफर थे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था साउथ अमेरिका के जंगल्स में। क्या देखा इन्होंने, ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन, किसी भी एक रीजन में, किसी भी एक एरिया में, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। इन्होंने ये बोला कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो इंक्रीज होती रहती है जितना एरिया आप एक्सप्लोर करोगे। लेकिन आगे बट लिखा है ना, बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ये बोला है कि जब भी हम एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो जितना एरिया हम एक्सप्लोर करते हैं उतनी ही ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस हम ऑब्जर्व कर सकेंगे और उस समय जो उनकी ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, यानी कि जे शेप कर्व बनेगा। ठीक है, जिसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली वो ग्रोथ करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ एक लिमिट तक होता है, क्योंकि जब भी वो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट होंगे तो जो ग्रोथ होती है, जो स्पीशीज रिचनेस होती है, आफ्टर सम टाइम द स्पीशीज रिचनेस विल ऑल्सो बी ऑल्टर्ड। ठीक है, तो ये किसने बताया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। आगे लिखा हुआ, इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा। टेक्सा क्या होता है, हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी थी, जो अलग अलग लेवल होते हैं क्लासिफिकेशन में। तो सिंगुलर को टेक्सॉन कहते हैं और प्लूरल को टेक्सा। तो हम किसी भी एक वैरायटी ऑफ टेक्सा के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, तो जब भी इन वैरायटीज के बारे में हम बात करेंगे, सो इट टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी, ये किस तरीके का ग्राफ बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पर x एक्सिस पर एरिया दी हुई है और y एक्सिस पर स्पीशीज रिचनेस। जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने
रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया था स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में, तो किस तरीके का ग्राफ हमें मिला था? दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही थी जितना एरिया हम एक्सप्लोर कर रहे थे, बट हियर दिस कर्व इट शोज कि एक समय आने पर ये जो स्पीशीज रिचनेस है वो इंक्रीज नहीं हुई। इसका मतलब है ओनली अप टू अ लिमिट, राइट। जब भी हम इसको यानी कि इनके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, सो एक इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, S इज इक्वल टू सी ए की पावर z। इसका क्या मतलब हुआ? S क्या होता है यहाँ पर? भाई S रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज रिचनेस को, C रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट, A रिप्रेजेंट करेगा एरिया और Z स्लोप ऑफ लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। इस ग्राफ से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना स्टीपर ग्राफ बनेगा, कि जो स्लोप है वो कितना ब्लंट है या फिर कितना स्टीप है। ठीक है, अब ये हमें ये बताता है कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज रिचनेस है वो कितनी है। जब हमने इसका लॉगरिथम किया यानी कि लॉग स्केल पर जब इस इक्वेशन को आप एक्सप्रेस करोगे तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास? log s इज इक्वल टू log c z log a। ऐसा क्यों हुआ? वैसे थोड़ा मैथमेटिक्स है बट फिर भी मैं समझा देती हूँ। जो पावर होती है वो हमेशा आगे आ जाती है, देन जिस डिजिट के ऊपर वो पावर थी वो लॉग में चला जाता है। तो यहाँ पर log s इज इक्वल टू log c प्लस z आगे आ गया z log a। क्लियर हो गया? तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो z की वैल्यू होती है, जो z की रेंज होती है वो वेरी कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो z की हम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, आप देखोगे द इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2, यानी कि अलग अलग ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से जो z की वैल्यू होगी वो वेरी कर सकती है, वो अलग हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली जब z की वैल्यू के बारे में बात की जाती है तो अलग अलग एरिया के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर गिवन है कि जब हम बात कर रहे हैं वेदर इट इज द प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्का इन यूरोप, तो इसका मतलब क्या हुआ? चाहे न्यूयॉर्क स्टेट की बात हो, कैलिफोर्निया की या ब्रिटेन की, जो z की वैल्यू है जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो। ठीक है, ये स्टीपर हो सकती है, ये काफी ज्यादा स्टीप हो सकती है, और ऐसा तब होता है जब हम एक लार्ज कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। जब हम पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, वहां पर मिलने वाले एनिमल्स या बर्ड्स की बात करेंगे, तो ये जो z की वैल्यू होगी वो ज्यादा हो सकती है, मतलब 0.1 या 0.2 के अलावा। ठीक है, जैसे कि if you analyze the species area relationships among very large areas like the entire continent, you will find that the slope of the line to be much steeper, काफी ज्यादा स्टीप हो जाती है z की वैल्यू, it could be around 0.6 to 1.2। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है इसका फ्रूगीवोरस यानी कि फ्रूट्स ईटिंग बर्ड्स, फ्रूट्स को खाने वाले बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स हैं उनके लिए जो स्लोप होता है, जो z की वैल्यू होती है वो कितनी होगी? 1.15। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रूगीवोरस बर्ड्स के लिए z की वैल्यू 1.15 होती है, और जब पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे सो द वैल्यू में रेंज में वेरी फ्रॉम 0.6 to 1.2, राइट। आगे देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। भाई क्या जरूरत है स्पीशीज डाइवर्सिटी की? क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे? डेफिनेटली। देखिए, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जहां पर एक पूरे एरिया में जहां पर ज्यादा स्पीशीज एक साथ रहती हैं वो कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। मैंने ये बोला कि एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहती हैं, ठीक है, और दूसरे एरिया में सिर्फ एक या दो स्पीशीज रहेंगी, राइट। तो भाई फायदा क्या है स्टेबल कम्युनिटी का?
भाई ऐसी जगह जहाँ पर ज्यादा स्पीशीज हैं वो स्टेबल है देन द कम्युनिटी विद लेस स्पीशीज। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखिए इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी एक स्पेशल, कोई भी एक कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, कोई भी स्टेबल कम्युनिटी, वहां पर अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि एक साल से दूसरे साल में जो प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस आता है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टेबल कम्युनिटीज में। ठीक है, या तो वो रेजिस्टेंट रहेगा या फिर वो रेजिलेंट होगा। इसका मतलब है कि कोई भी नेचुरल या मैन मेड जो डिजास्टर होते हैं, जो डिस्टरबेंस होती हैं, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी को ऑल्टर नहीं कर सकेगा। ठीक है, एंड देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने बोला, डेविड टिलमन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ये पता लगाया दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज, ऐसे एरिया जहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज होती हैं, दे शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, यानी कि ऐसी स्पीशीज या फिर ऐसी कम्युनिटी जहां पर बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहती हैं, वहां पर बायोमास में बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलेगी। प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है ना, क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है, सो द प्रोडक्टिविटी विल आल्सो बी हायर, राइट। तो टिलमन ने क्या कहा था, आपको याद रखना है, डेविड टिलमन ने बोला कि कोई भी ऐसा इकोसिस्टम जहां पर ज्यादा स्पीशीज है, वहां पर बायोमास में बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं और वहां की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, राइट। आगे बताया हुआ है, हालांकि हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि जो स्पीशीज रिचनेस है किस तरीके से वो इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को या स्पीशीज को लॉस्ट कर दिया तो हमारी जो लाइफ उनसे रिलेटेड है, उनसे कनेक्टेड है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। How is our quality of life affected if, say, instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth? तो भाई मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से वो क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जितने भी छोटे छोटे जो बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड कोई मच्छर है या कुछ भी इंसेक्ट, ये उनको भी रिमूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, हालांकि इन सभी क्वेश्चंस का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बट यस they really play a very important role in the ecosystem and in the lives of living organism। ठीक है, इसी के साथ एक लास्ट में छोटी सी एक कोई हाइपोथेसिस है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, which is the Rayworth-Popper hypothesis। Rayworth-Popper hypothesis, इसमें क्या बताया गया था, there was a scientist named Paul Ehrlich। इन्होंने ये बोला, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम लोग घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं प्लेन वगैरह में, तो जो पूरा एयरप्लेन है वो है इकोसिस्टम। ठीक है, और जो इकोसिस्टम है मतलब जो पूरा एरोप्लेन है वो आपस में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, जिन पार्ट्स को हमने किसकी मदद से जोड़ा हुआ है, बताइए, राइवर्ट्स की मदद से। तो जो राइवर्ट्स है, जो पेच है, नट्स है, उनको हम मानेंगे स्पीशीज। ठीक है, अगर एक बंदा है जो ट्रेवल कर रहा है, पहली बार प्लेन में चढ़ाव कर रहा है, यार कुछ तो चीज याद रखनी पड़ेगी ना प्लेन में, ऐसा करता हूँ एक नट निकाल लेता हूँ, और उस बंदे ने वहां से एक राइवर्ट को चुरा लिया, राइट। तो जब वो वहां से राइवर्ट को निकाल के ले आएगा, मान लीजिए उसने जो सीट होती है प्लेन में, सीट के एक पेज को, एक राइवर्ट को निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे इकोसिस्टम में से एक स्पीशीज चली गई, मान लीजिए सेकंड कार्निवोर चला गया। ठीक है, अब दूसरी बार किसी दूसरे बंदे ने ट्रेवल किया, उसने भी दूसरी सीट का कोई एक पेज निकाल लिया, राइवर्ट निकाल लिया, कोई दूसरी स्पीशीज अफेक्ट हो गई। लेकिन उड़ान में यानी कि फ्लाइट में तो किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। अगर हम चेयर के नट्स को निकालेंगे या फिर अगर हम विंडो के जो भी नट होते हैं, राइवर्ट होते हैं, उनको निकालेंगे। लेकिन अगर आपने विंग्स में कोई छेड़छाड़ की, यानी कि अगर आपने इकोसिस्टम की जो की स्पीशीज थी, जो मेन स्पीशीज थी,
जो कि उस पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही थी। अगर आपने की स्पीशीज को ही डिस्टर्ब कर दिया तो हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज अपना अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन एक की स्पीशीज होती है, द स्पीशीज दैट डिराइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एयरप्लेन के विंग्स हमने छेड़छाड़ कर दिया या विंग्स के पेच हमने निकाल लिए तो प्लेन क्रैश हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही अगर इकोसिस्टम में से की स्पीशीज को निकाल लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स को निकाल लिया जाए, समझ रहे हो, तो क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन केस आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है puri.b। All the very best and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.